हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और केस लॉज की सीरीज़ में आज हम जो केस डिस्कस करेंगे उसका नाम है किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू, अ लैंडमार्क केस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, रिगार्डिंग 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्पीकर टू डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी रिमूव्ड हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन बताएंगे आपको इस केस के बारे में अच्छे से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जब वीडियो पूरी देख लोगे तो इस केस से आने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं केस की बैकग्राउंड के साथ केस शुरू करूंगा कि बेसिकली हुआ क्या था। दोस्तों, हुआ क्या था एक्चुअली, बहुत सारी पार्टीज़ जो थी, उनके जो लोग थे वो जीत कर तो आते थे अपनी पार्टी के टिकट पर, और जीतने के बाद एमएलए एमपी बनने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते थे, अर्थात वो दल बदल कर लेते थे। दल बदल क्यों करते थे? वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी कारण वो दल बदल कर लेते थे। इस वजह से होता क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती थी। गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल अपना बहुमत में नहीं रहती थी, गवर्नमेंट बहुमत से अलग हो जाती थी। दूसरा, जो लोगों का विश्वास था वो टूट जाता था, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिया है ये सोचकर कि ये व्यक्ति इस पार्टी से बिलोंग करता है और मुझे इस पार्टी को जिताना है, बाद में वो व्यक्ति जीत कर आगे आया, एमएलए एमपी बना, उसने पार्टी ही बदल ली। मतलब जिन लोगों ने उसको वोट दिया था किसी एक पार्टी का होने के नाते, उनका विश्वास तो टूट गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों का विश्वास भी टूट रहा था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, दल बदल को कंट्रोल करने के लिए 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल थी। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो केवल 8 शेड्यूल थी। 9वीं शेड्यूल पहली अमेंडमेंट से आई थी और 10वीं शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 के जरिए आई थी। इस शेड्यूल में ये बता दिया गया कि दल बदल क्या होगा। इसमें बताया गया कि अगर एक व्यक्ति जो है वो किसी एक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन फाइट करता है और बाद में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो दल बदल माना जाएगा। इस शेड्यूल में बताया गया कि अगर एक व्यक्ति एक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीत कर आगे आता है और जब प्रोसीडिंग चलती है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में कहीं भी, तो वहाँ पर वो अपनी पार्टी के फेवर में वोट नहीं देता बल्कि अगेंस्ट में वोट दे देता है, तो यहाँ पे दल बदल माना जाएगा। इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जो है वो निर्दलीय वो लड़ता है इलेक्शन बिना किसी दल के और बाद में किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो क्या माना जाएगा, ये दल बदल माना जाएगा। तो इसमें ये सब सारी बातें बताई गई। तो दल बदल की रिगार्डिंग जो था ये शेड्यूल आ गई थी। और इस दल बदल के लॉ के अंडर क्या बोला गया कि जो स्पीकर होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर होगा जो लोकसभा का, उसके पास पावर होगी कि वो डिसाइड करेगा कि अगर लोकसभा में किसी व्यक्ति ने दल बदल किया है या नहीं किया है, इसका क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये छोटी सी बैकग्राउंड थी। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो मेरे दोस्तों, हमें पता चल गया कि लॉ पास हो गया था। 52nd अमेंडमेंट के जरिए स्पीकर को पावर दे दी गई थी कि लोकसभा में वो देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि किसने दल बदल किया है या नहीं किया है। और वैसे राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करेगा किसने दल बदल किया है या नहीं किया है। वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हुआ क्या, नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ क्या, जो वहाँ के स्पीकर थे उन्होंने बहुत सारे एमएलएस के ऊपर दल बदल का कानून लगाया और इस कानून के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम मेंबरशिप और उनको कहा कि अब आप एमएलए नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, क्योंकि आपने दल बदल के जो कानून बना है 1985 में 52nd अमेंडमेंट के जरिए उसका आपने उल्लंघन किया है और आपने दल बदल किया है, इसलिए अब आप एमएलए नहीं हो और आपको निष्कासित कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वो जो एमएलए थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए, वो उन्होंने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील कर दी
इसके अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये गलत डिसीजन है और ये स्पीकर का डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। हुआ क्या मेरे दोस्तों, एक तो ये हो गया, आप ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, इसके अलावा जो मणिपुर था, इसके अलावा मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, गुजरात, गोवा और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर यही सेम प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। जैसे स्पीकर डिसीजन देते थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, किसी पर्सन को डिसक्वालीफाई घोषित करते थे कि आप डिसक्वालीफाई हो, अब आप आगे जो है एज एन एमएलए आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने दल बदल के कानून का उल्लंघन किया है। जैसे वो डिसीजन देते थे वैसे वो हाई कोर्ट पहुँच जाते थे। तो बहुत सारी रिट पिटीशंस हाई कोर्ट में पहुँच गई थी। तो फाइनली एक केस हुआ कि होटो होलोहन वर्सेस जाचिलो, जिस केस में नंबर ऑफ पिटीशंस को कंबाइन कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और 10th शेड्यूल जो ऐड की गई थी हमारे 1985 में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने की बात करी गई इस केस में। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई, मैं आपको बताता हूँ अभी कि कौन चीज़ें थी जो 10th शेड्यूल में चेक करने की बात करी गई। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे इश्यूज़ अराइज हुए। सबसे पहला जो इशू था वो था 10th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर। हमारे पटिशनर ने बोला कि जो 10th शेड्यूल है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को लोग भेजते हैं चुनकर, उनको वहाँ का एक स्पीकर रिमूव कर देता है, ये कोई बात नहीं बनी। तो पहली बात तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। दूसरा मेरे दोस्तों, जो 10th शेड्यूल थी उसका जो पैरा 6 था वो ये बोलता था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है डिसक्वालिफिकेशन को लेकर कि कोई पर्सन जो है वो एंटी डिफेक्शन के बेस पर, दल बदल के बेस पर डिसक्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन डिसाइड करने की पावर किसकी होगी? जिस स्पीकर की होगी या फिर चेयरमैन की होगी, और उसका जो डिसीज़न होगा वो अंतिम होगा, वो फाइनल होगा। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि यार ये जो बात बोली जा रही है ये गलत है, उसका डिसीज़न फाइनल क्यों हो। दूसरा ये चैलेंज किया गया। तीसरा बेसिकली चैलेंज किया गया पैरा 7 क्या बोलता था कि अगर हमारे स्पीकर ने या चेयरमैन ने कोई डिसीजन दिया कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाई हो गया है एंटी डिफेक्शन की वजह से, कोई भी डिसीजन दिया, तो उस डिसीजन का आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। पैरा 7 ये बोलता था 10th शेड्यूल का कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। स्पीकर ने जो बोल दिया वो फाइनल होगा, अंतिम होगा, उसके अगेंस्ट ऊपर वाले कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं करवा सकते। अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, जो पैरा 7 था उसके जरिए क्या किया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के ऊपर रोक लगाई गई, इनकी जुरिडिक्शन को कर्टेल किया गया। अब होता क्या है, जब आपने हाई कोर्ट के रिगार्डिंग चेंज लाने हो, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग चेंज लाने हो, तो आप अपनी मर्जी से खुद सिंपल मेजोरिटी से ये काम नहीं कर सकते। आपको जो अमेंडमेंट पास करनी होती है उसमें आप स्पेशल मेजोरिटी लेते हो, 2/3 मेजोरिटी, प्लस आपको पूरे इंडिया, पूरे जो कंट्रीज़ के स्टेट हैं, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन भी उस अमेंडमेंट के ऊपर आपकी, उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ती है। अब हुआ क्या था, जो 52nd अमेंडमेंट पास हुई थी 1985 में, उसमें 50 जो पूरे स्टेट्स जो थे उनके जो एमएलए थे 50% एमएलए की रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी। तो इस पैरा 7 को चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पर कि भाई ये जो पैरा 7 है ये आर्टिकल 368 क्लोज 2 का जो प्रोवाइज़ो है जो बात करता है कि अगर आपने इन पॉइंट्स पर लॉ बनाने या अमेंडमेंट लानी है तो आपको, जैसे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग आपने अमेंडमेंट लानी है, तो आपको ये चाहिए कि आप उस अमेंडमेंट को पूरे स्टेट लेजिस्लेचर के, हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई करवाओ, जो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो मेथड है 368 में, उसके अनुसार अमेंडमेंट होनी चाहिए। पर जो 10th शेड्यूल आई थी वो ऐसे नहीं आई थी, वो सिंपल मेजोरिटी से आई थी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी बस वही देखी गई थी और स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं सुनी गई थी। तो इसको चैलेंज किया गया, पैरा गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या क्या इश्यूज अराइज हुए। तो मेरे दोस्तों बेसिकली यही जो बातें थी वो इसमें बोली गई थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अब जजमेंट जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इसके ऊपर।
तो फाइनली अब मैं जजमेंट को डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो 10th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि वो वैलिड है कि नहीं है, तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 10th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा मेरे दोस्तों बात की गई थी 7th पैरा को लेकर, बात की गई थी 7th पैरा को लेकर। जो पैरा 7th है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, तो इसमें बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस पैरा इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैरा नहीं है। क्योंकि ये जो पैरा ऐड किया गया था ये सिंपल 2/3 मेजोरिटी से ऐड किया गया था, स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन नहीं करवाई गई थी। लेकिन 368 क्लोज 2 का जो प्रोवाइजो है वो बोलता है कि अगर आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को चेंज करना है तो आपको हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की भी कंसेंट लेनी पड़ती है, जो कि नहीं ली गई थी। तो इस ग्राउंड पर इसको क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया इस पैरा को, इस अमेंडमेंट को। तीसरा मेरे दोस्तों, तीसरा ये बोला गया कि जो ये बात बोली गई थी कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि गलत है और इलेक्शन कमीशन ऐसा करें, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये गलत नहीं है। स्पीकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और स्पीकर की अपनी अपना एक स्टेटस है, अपना एक पोजीशन है, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये चीज़ स्पीकर डिसाइड करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, आई होप आपको सारी बातें आप कॉपी में लिख सकते हो, कहीं भी बुक में पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा, नेट पे पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें। तो आपको आई होप समझ आई होगा। इसके अलावा ये बोला गया कि हाँ, स्पीकर के पास पावर तो है कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन ऑफ MLAs और MPs। लेकिन मेरे दोस्तों साथ में ये बोला गया कि जो पैरा 7 में बोला गया है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो गलत है। स्पीकर जो है अगर वो कोई डिसीजन दे रहा है, मतलब वो एज एन जज काम कर रहा है, तो वो क्वासी जुडिशियल रूप में काम कर रहा है, क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम कर रहा है। और जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है वो एक ट्राइब्यूनल की तरह होती है। जैसे ट्राइब्यूनल का डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वैसे ही स्पीकर के डिसीजन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कुछ बेसिक ग्राउंड्स के ऊपर अगर लगता है कि स्पीकर ने इनजस्टिस किया है, गलत डिसीजन दिया है, तो जो MLA MPs है जिनको रिमूव किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जुडिशियल रिव्यू का सहारा ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहें, कीप सपोर्टिंग अस।